तमाम चीतों के गर्दन में रेडियो कॉलर लगे हुए हैं ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और विशेष हमने बताया कि आपको चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इनको यहाँ पे लाया गया। और प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं इनको विशेष जो क्रेट्स थे उनको खोलकर और प्रधानमंत्री ने इनको खुद वहाँ मुक्त किया। वो वहाँ पे अब विचरण कर रहे हैं। जो चीता प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि किस तरह से भारत में चीतों को एक बार फिर से बसाने की यहाँ पे कार्य योजना बनाई गई। और इस योजना के तहत 5 साल में देश के कई नेशनल पार्क में ऐसी उम्मीद की जा रही है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये ट्रांसलोकेशन और यहाँ पे ये सारी चीजें सही अनुमान के मुताबिक प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 5 से 10 साल में इनके जरिए और भी जो बच्चे होंगे उनको ऐसे उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 चीते पैदा होंगे और फिर उनको देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर उन्हें बसाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी तो सिर्फ ये 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में आए हैं, लेकिन इन के बाद इनकी जब आबादी बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 के तादाद में इनकी आबादी होगी आने वाले 5 सालों में। तो उसके बाद इनको फिर देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर इन चीतों को बसाने का काम किया जाएगा। और इस कार्य योजना के जरिए जैसा कि हम कह रहे हैं कि भारत एक बार फिर दुनिया के सबसे तेज रफ्तार वाले जानवर चीता का घर अब बनने जा रहा है। और भारत सरकार ने चीतों को फिर से देश के जंगलों में लाने का काम किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। और प्रधानमंत्री जैसा कि आप देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं, खुद कैमरे के जरिए उन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद भी चीतों को देश में लाने और इसे बसाने में निजी, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे निजी रुचि दिखा रहे थे। और उसी का नतीजा है कि आज ये 8 चीते अब हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। ये हम आपको बताएं, चीता आपने भी देखा होगा तमाम टेलीविजनों के जरिए, नेशनल ज्योग्राफिक पे, एनिमल प्लैनेट चैनल पे, कि किस तरह से ये जंगलों में रहता है। और ये एक मांसाहारी जानवर होता है। भारत से इसका लगभग 70-75 साल पहले खात्मा हो गया था। और कहा जाता है कि अवैध शिकार जो रहा वो एक बहुत अहम वजह रहा इनके एक्सटिंक्ट होने के, इनके विलुप्त होने के। ज्यादा शिकार, और ये भी कहा जाता है कि जो चीतों का जो नेचुरल हैबिटेट था उनको भी काफी नुकसान पहुंचा था, इसलिए धीरे धीरे विलुप्त हो गया। बहरहाल देश में चीतों को फिर से लाया गया है और हमारे जो जंगल हैं उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये अब उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो जानवर है, ये जो चीता है, वो खुले मैदानों में रहते हैं। उनका आवास मुख्य रूप से वहीं होता है जहां उनके लिए शिकार अच्छी खासी तादाद में मौजूद होते हैं। घास के मैदान हो, झाड़ियां हो, खुले जंगल हो, अर्ध शुष्क वातावरण और थोड़ा सा ज्यादा तापमान उनके लिए सही होता है। तो थोड़ा ज्यादा तापमान हो, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ये इलाका ज्यादा तापमान इनका रहता है यहाँ पे 12 महीने। इसलिए भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि ये काफी उचित होगा यहाँ पे इन्हें रखना। घास के मैदान हैं, झाड़ियां हैं, खुले जंगल हैं, ये तमाम चीजें इनके अनुकूल है इनको यहाँ पे रखने के लिए, इसलिए यहाँ पे इन्हें लाया गया। चीतों को बचाने के लिए उनके शिकार करने के आधार, उनको हमें बचाने की जरूरत है। उनके शिकार के आधार करने के आधार को हमें बचाना होगा, जिसमें कुछ खतरे में पड़ी प्रजातियां भी शामिल हैं, बल्कि घास के मैदानों की जो दूसरी अन्य लुप्त प्राय प्रजातियां हैं और खुले वनों का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उन्हें भी हमें बचाना होगा। जिस बेस पे हम वही कह रहे हैं, जिस बेस पे, जिस आधार पे ये तमाम चीते यहाँ जिंदा रहेंगे, यहाँ रहेंगे, उस बेस को भी, उस आधार को भी हमें बचा कर रखना होगा। तभी तो ये उस इकोसिस्टम में आराम से रह पाएंगे। इसलिए भी हम बार बार ये कह रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि उस सिस्टम को, उस बेस को हमें बचा कर रखना होगा। चीतों को वापस लाने से देश में खुले जो जंगल हैं उनको बचाने के काम को भी अब काफी मजबूती मिलेगी। और ये भी देखा गया कि बड़े जो मांसाहारी जानवरों में
मानव जो इंटरेस्ट है, ह्यूमन इंटरेस्ट, मानव हितों के साथ संघर्ष चीतों में सबसे कम पाया जाता है। दूसरे जो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं, लेकिन चीतों के साथ ऐसा नहीं है। चीतों के साथ जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बाकी जो ऐसे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके मुकाबले काफी कम ऑब्जर्व किया गया है, काफी कम देखा गया है। वो सामान्यतया मनुष्यों के लिए खतरा नहीं होते हैं और जो बड़े पशु हैं उन पे भी वो सामान्यतया हमला नहीं करते हैं। और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी कि किस तरह से इसको लाया जाए, और दुनिया भर के विशेषज्ञों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित भारत सरकार के कई अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों ने इसके लिए कई दौर की बैठकें की। भारत सरकार के अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, नामीबिया से जुड़े अधिकारी, इन तमाम अधिकारियों की कई महीनों से लगातार बैठकें हो रही थी ताकि ये सारा जो काम है वो बहुत ही इजी वे में हो सके। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। এবার এক নজরে দেখে নেব চিতা চর্চা। বিশেষ B747 বিমানে নামিবিয়া থেকে 8টি চিতার যাত্রা শুরু হয়। B747 বিমানের সামনের অংশে আঁকা হয়েছে একেবারে চিতার মুখের আদলে। নামিবিয়া থেকে গোয়ালিয়রে আনা হয় প্রথমে এই 8টি চিতা, বায়ুসেনার কপ্টারে আনা হয় কোনো জাতীয় উদ্যানে। 8টি চিতার বয়স 2 থেকে 5 বছরের মধ্যে। একসময় ভারতেও চিতার বসবাস ছিল। 1952 সালে ভারতে শেষবার দেখা যায় চিতা। প্রথমেই জঙ্গলে না ছেড়ে তারের বেড়াজালের প্রান্তরে রাখা হচ্ছে এই 8টি চিতাকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। এই ব্যবস্থা এবং তার পরবর্তী সময় মুক্তাঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া হবে এই 8টি চিতাকে, যার মধ্যে আছে 3টি পুরুষ চিতা এবং 5টি মহিলা চিতা। আর এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম দিল্লি চিড়িয়াখানার অধিকর্তা ধর্মেন্দ্র রাওয়ের সঙ্গে। ঠিক কি বলেছেন তিনি? ধর্মেন্দ্র রাও ঠিক কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। কোনো অ্যাপেক্স প্রিডেটর যদি ওয়াপস আসছে তাহলে ওই যে ইকোসিস্টেমের টোটাল গতিবিধিটা স্টার্ট হবে। সেই জন্য ইকোলজিক্যালি মতলব এটা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট আছে আমাদের জন্য। চিতা আমাদের, আপনি জানেন কি আগে আমাদের দেশে চিতা ছিল, আর এই যে এরিয়া আছে এখানেই চিতা ছিল। তো এখানে যে সিলেক্ট করা হয়েছে জায়গাটা, ওর কারণ এটা আছে কি ওখানে গ্রাসল্যান্ড আছে ভালো। সেই চিতা যে অ্যানিমালকে ধরে খাবে, ব্ল্যাক বাক আছে, অন্যান্য জানোয়ার আছে, তো ওই জিনিসগুলোটা ওখানে আছে। এখন আমরা যে আছে যে চিতা রিইন্ট্রোডাকশন প্রোগ্রাম আছে, ওখানে আছে কি ডিফারেন্ট কান্ট্রি থেকে আমরা টোটাল 50টা চিতা নিয়ে আসবো ধাপে ধাপে। যা ব্রিডিং করবে আরো আমাদের ওই পপুলেশনটা বাড়বে, তারপর যে নেক্সট স্টেপে চিতা আসবে ওরা আরো ওখানে অ্যাড হবে। চিতা যেরকম আমাদের দেশে এতদিন পরে আসছে, তো সবার জন্য একটি নতুন বিষয় আছে। উই হ্যাভ টু অ্যাভয়েড দ্য কমপ্লাসেন্সি। এখন আমরা যে আছে খুব ভালো করে ওখানে টিম আছে মনিটর করবে, আর আশেপাশে যারা লোক আছে ওদেরকে অ্যাওয়্যার করার জন্য প্যারালাল প্রোগ্রাম চলছে।
ভারতে চিতা আসা প্রসঙ্গে বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ জয়দেব কুণ্ডুর সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম, তিনি কি জানাচ্ছেন শোনাবো। ভারতবর্ষে যেখানে চিতাকে রিইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, চিতার মতো প্রজাতির যেটা প্রধান দরকার হয় সেটা হচ্ছে ভাস্ট গ্রাসল্যান্ড। এই গ্রাসল্যান্ড, বিশাল গ্রাসল্যান্ড যদি চিতা না পায়, তার বাসস্থান বা তার বাসভূমি যদি ঠিকমতো আমরা না করতে পারি, তাহলে খুব সমস্যা তৈরি হবে। এবং আগামী দিনে ভারত আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ভারতবর্ষে কিন্তু পোচিং এর একটা বড় নেটওয়ার্ক কাজ করে, এবং সেই পোচিং এবং যদি সেই সমস্ত জায়গা যেখানে চিতাকে ছাড়া হবে তার পার্শ্ববর্তী মানুষের সাথে তাদের যদি কোনো সংঘাত, সেই সংঘাত থেকে রেট্রিবিউশন কিলিং, যেটাকে আমরা ওয়াইল্ড লাইফের ভাষায় বলি, পয়জনিং হতে পারে। এইসব জিনিসগুলো আমার ধারণা নিশ্চয়ই সরকার তাদের মাথায় রেখেছে, এবং সেই ধারণাগুলো যেগুলো আমরা আশঙ্কা করছি সেই আশঙ্কাগুলো যাতে সত্যি না হয় সেই কামনাই করব।